जी देखिए, इसमें जो है ये चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर फिजिक्स का मोशन, इसमें हमने लास्ट क्लास में जो चीज़ डिस्कस की थी वो था एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। आपको याद होगा, जबकि दोनों बॉडीज़ ए और बी एक रस्सी के दो सिरों के साथ कनेक्टेड थी और दोनों बॉडीज़ एक फ्रिक्शनलेस पुली से पास होकर सस्पेंड लटक रही थी। बॉडी ये वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही थी और बॉडी भी वर्टिकली अपवर्ड, यानी दोनों की मोशन वर्टिकल थी। ये केस 1 था। अब हम इसी का केस नंबर 2 कर रहे हैं। दोबारा वही होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम मालूम करेंगे, टेंशन एंड स्ट्रिंग। वही दो बॉडीज़ होंगी ए और बी, रस्सी के साथ कनेक्टेड होंगी, रस्सी पुली से पास हो रही होगी, लेकिन फ़र्क होगा, एक बॉडी ये लटक रही होगी और दूसरी बॉडी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस या टेबल की सतह पे मूव कर रही होगी पुली की जानिब। अभी हम डायग्राम में समझेंगे। तो ये केस नंबर 2 है। इसमें वन बॉडी हैंग्स करती है जबकि दूसरी बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव करती है। देखें यहाँ पे क्या होगा, डायग्राम पहले बनाइए। सबसे पहले ये हेडिंग यहाँ पर मौजूद है, हॉरिजॉन्टल सरफेस बनाएं, हॉरिजॉन्टल सरफेस बनाइए और उसके बाद यहाँ पे आपने बॉडी बी बनानी, दैट इज़ बॉडी बी, दिस इज़ बॉडी बी। और इस रस्सी के एक एंड के साथ इसको बांधा गया है और रस्सी या स्ट्रिंग वो किसी पुली से पास होगी। यहाँ पे आप बनाएंगे पुली, क्या बनाएंगे, पुली। थोड़ा सा टाइम डायग्राम पे ज़रा दिल से किया करें, डायग्राम बहुत अच्छी बननी कोशिश किया करें। जो भी अल्लाह ने सलाहियतें अता की हैं आप लोगों को, उसके मुताबिक उसको बरूएकार ज़रूर लाया करें, यानी अपनी जान मत छुड़ाएं उससे। और उसके बाद ये देखिए, ये पुली के ऊपर से रस्सी पास हो रही है, स्ट्रिंग पास हो रही है और इसके दूसरे एंड से बॉडी ए कनेक्टेड है जो कि सस्पेंडेड है, लटक रही है। दिस इज़ बॉडी है, नहीं ये असल में अब वीडियो लेंदी हो जाती है, तो अब डायग्राम को भी हम शो करें ना। और ज़रा पुली का एक वो शो कर देंगे, दिस इज़ पुली। ये है सूरत हाल। देखें, ये टेबल है, ये आपकी टेबल सरफेस है या हॉरिजॉन्टल सरफेस है, याद रहे। उसके ऊपर बॉडी बी है, उसके रस्सी के स्ट्रिंग के साथ बांधा गया जो पुली से पास हो रही है, फ्रिक्शनलेस पुली है। दूसरे एंड के साथ बॉडी है को कनेक्ट किया गया जो लटक रही है। अब देखें, बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जब बॉडी है नीचे की तरफ मूव करेगी किसी एक्सेलरेशन ए के साथ, तो बॉडी भी उसी एक्सेलरेशन के साथ टुवर्ड्स पुली मूव करेगी, पुली की जानिब मूव करेगी। सिस्टम किसे कहते हैं? अगर सिंगल बॉडी हो तो उससे सिस्टम नहीं बनता। सिस्टम कब बनता है? जब कम से कम कितनी बॉडीज़ हो, 2 बॉडीज़ हो, तो क्या बन जाता है? एक निज़ाम बन जाता है, एक सिस्टम बन जाता है। तो यहाँ पर 2 बॉडीज़ हैं और भी जो कि मूव कर रही हैं, लिहाजा दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ 2 बॉडीज़ एंड बी। हमें सिस्टम का एक्सेलरेशन का फार्मूला चाहिए कि किस एक्सेलरेशन से सिस्टम मूव करेगा, और दूसरा जो टेंशन पैदा होगा रस्सी में वो भी कैलकुलेट करना है। तरीक़ेकार सेम वही होगा जो समझाया था आपको। पहले डायग्राम कंप्लीट कर लें, फिर हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं इसको। यहाँ पे टेंशन शो करेंगे छोटा वेक्टर, और वेट W1, ये वेट है इसका, बॉडी ए का, इसका बड़ा वेक्टर है, याद रखें, क्योंकि वेट ग्रेटर है टेंशन के मुकाबले में। यूँ समझ लें, जो रस्सी में टेंशन पैदा हो गया T, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, हम जानते हैं। और बॉडी का वेट किस अमल करता है? नीचे की तरफ, W1, और उसका फार्मूला क्या होता है? M1, जी सब जानते हैं। यहाँ देखें बॉडी बी पर क्या सूरत हाल है, इसका भी वेट होगा, जाहिर सी बात है, W2 वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। इसका फार्मूला होगा M2G, क्योंकि इसका मास M2 लिया गया है और ये नॉर्मल फोर्स भी इस पर लग रही होगी यार, दिस इज़ कॉल्ड नॉर्मल फोर्स, R से शो करते हैं। ये टेंशन भी इस पर अमल कर रहा है।
ये सूरत हाल है। ओके, इसमें लिखें एक पैराग्राफ पहले। पहला पैराग्राफ क्या होगा बोलिए? ये अजीब सा लग रहा है टेबल। पहला पैराग्राफ लिखे, कंसीडर टू बॉडीज़ ऑफ मासेज m1 एंड m2। लिखना शुरू कर दें, डायग्राम फिर मुकम्मल करने का वक्त मिलता रहेगा आपको। कंसीडर, वही जुमला है जो आपने लास्ट टॉपिक में लिखा था। कंसीडर टू बॉडीज़ A एंड B, कैपिटल A और कैपिटल B लिखना। A एंड B आर कनेक्टेड, जोड़ी गई हैं, कनेक्टेड विद टू एंड्स, TWO2, दो सिरे, टू एंड्स ऑफ एन स्ट्रिंग। एक रस्सी के दो सिरों के साथ, एक डोरी के दो सिरों के साथ इनको कनेक्ट किया गया, जोड़ा गया। ऑफ एन स्ट्रिंग विच, जुमला जारी है, विच passes over a फ्रिक्शनलेस, बेरगड़ चरखी, फ्रिक्शनलेस पुली। याद रहे कि इसको पुली कहते हैं, आप जानते हैं, ये सर जो इसके ऊपर से रस्सी या डोरी पास हो रही है, दिस इज कॉल्ड पुली, है ना। और ये स्ट्रिंग, ये डोरी है, जाहिर सी बात है, उस वक्त भी बताया था कि आप फिर देख लें। फ्रिक्शनलेस पुली से पास हो, फ्रिक्शनलेस पुली। हाँ, फुल स्टॉप डाल दें। देखें, वैन बॉडी ए, फुल स्टॉप के बाद, वैन बॉडी ए मूव्स डाउनवर्ड, नीचे की जाने, बॉडी ए मूव्स डाउनवर्ड with some some acceleration A, with some acceleration, small acceleration को small a से शो करते हैं, with some acceleration A, then जुमला यहाँ से जोड़ रहे हैं, THEN, then body B, capital B, moves towards the pulley, moves towards का मतलब होता है की जानिब, towards the pulley with the same acceleration, with the same acceleration, with the same एक्सेलरेशन, फुल स्टॉप के बाद एक जुमला इस पहले पैराग्राफ का आखिरी जुमला, लेट, फुल स्टॉप के बाद लिखें लेट, फ़र्ज़ कीजिए क्या, लेट टी बी द, समझ गए आप क्या है ये, लेट, फ़र्ज़ कीजिए टी बी द टेंशन इन स्ट्रिंग, लेट टी बी द टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक है। टी जो है वो टेंशन इन स्ट्रिंग है, जो टेंशन स्ट्रिंग में डोरी में पैदा हो गया है वो है। रस्सी को या डोरी को खींचते हैं तो क्या होता है, डोरी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, बॉडी है नीचे की तरफ, वेट है इसका, वेट की वजह से वो बॉडी है रस्सी पर नीचे फोर्स लगा रही है, रस्सी ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, टेंशन है। ये बॉडी भी इस तरफ फोर्स लगा रही है, ज़ाहिर है इतना आसान तो नहीं बॉडी भी को धकेलना, तो टेंशन जो उस तरफ है उसके खिलाफ है। इस डेट क्लियर। तो टेंशन हमेशा जब आप किसी बॉडी पर रस्सी पर फोर्स लगाते हैं तो टेंशन हमेशा उसके अपोजिट होता है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, तो समझ गए हम कि बॉडी ए का मास m1 है, बॉडी बी का मास m2 है। इसका मास m1 है तो इसका वेट w1 क्या हो जाएगा, m1g, और इसका मास m2 है तो उसका वेट m2g हो जाएगा। तो बॉडी ए का वेट तो नीचे अमल करेगा। अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करें, एक साथ बात करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। हेडिंग डालिए, मोशन ऑफ बॉडी है, क्या हेडिंग होगी, पहली हेडिंग मोशन ऑफ बॉडी ए। बताएं क्या करेंगे जिन्होंने कल की क्लास ली हुई है। हमें इस सिस्टम का एक्सेलरेशन चाहिए,
ये तो तय है कि ए जिस एक्सेलरेशन से नीचे आएगा बॉडी भी उसी एक्सेलरेशन से पुली की तरफ जाएगी। एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा, रस्सी में टेंशन भी सेम होगा। ठीक, हमें एक्सेलरेशन और टेंशन का फार्मूला चाहिए। तो हमने याद करें गुज़श्ता क्लास में क्या किया था, 2 इक्वेशंस बनाई थी। इसमें भी ऐसे ही होगा, बॉडी एक ही मोशन पर और करेंगे, इस पर रिजल्टेंट फोर्स क्या है, एक इक्वेशन बनाएंगे और उस इक्वेशन में एक्सेलरेशन भी होगा और टेंशन भी होगा। इक्वेशन 1 का नाम देकर रोक देंगे। उसके बाद बॉडी बी की मोशन पे और करेंगे, देखेंगे इस पर रिजल्टेंट फोर्स क्या है। फिर एक और इक्वेशन बनाएंगे 2, उसमें भी एक्सेलरेशन होगा और टेंशन होगा। फिर दोनों इक्वेशंस 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्सेलरेशन भी निकाल लेंगे और टेंशन भी निकाल लेंगे इन द सेम वे एज वी डिड बिफोर इन द प्रीवियस टॉपिक। तो लिखें देयर आर 2 फोर्सेस, देयर आर 2 फोर्सेस, लिख लेंगे और लिखिए। 2 कुव्वतें अमल कर रही हैं इस पे, बॉडी है पे। देयर आर 2 फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी है। हाँ बोले, देयर आर 2 फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी है। कौन कौन सी है? बॉडी है पर एक तो वेट है, वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और दूसरा टेंशन है। लिखिए नंबर 1 ले से, नंबर 1 वेट, WEIGHT वेट, W1 डाउनवर्ड, एक्टिंग डाउनवर्ड, एक्टिंग किस तरफ अमल कर रहा है, ये डाउनवर्ड अमल। ठीक, वो तो होता ही नीचे की तरफ है वेट हमेशा। दूसरी कौन सी फोर्स है? नंबर 2 टेंशन इन स्ट्रिंग, एक्टिंग अपवर्ड। दूसरा है टेंशन इन स्ट्रिंग T, एक्टिंग अपवर्ड। अच्छा, वेट चाहता है बॉडी नीचे जाए, टेंशन चाहता है बॉडी ऊपर की तरफ जाए। बॉडी ये कहाँ जा रही है, तो अभी तय कर लिया नीचे की तरफ। तो व्हाट फोर्स इज ग्रेटर देन, इज मोर देन अदर फोर्स। तो वेट इज मोर देन टेंशन, तभी तो बॉडी नीचे जाएगी। इसका मतलब है W1 ग्रेटर होगा तो बॉडी नीचे जाएगी ना। तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे फिर? रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला क्या होता है, बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस कर देंगे। फुल स्टॉप नहीं ले से लिखें, द रिजल्टेंट फोर्स विल बी, अब इसको मिटाना पड़ेगा हमें, द रिजल्टेंट फोर्स विल बी, जी बोले, रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगी बॉडी है पर, W1 में से माइनस कर देंगे किसे, टेंशन। और यहाँ पे रीज़न लिख देंगे W1 चूँकि इज़ ग्रेटर देन टेंशन। ठीक, और F को 1 से, F के साथ 1 लगा देना क्योंकि फास्ट बॉडी है इसलिए। फिर W1 का फार्मूला लगाएंगे, जहाँ कल लगाया था। W1 का फार्मूला क्या होगा बोलिए, m1g माइनस 2। हम जानते हैं वेट बराबर होता है mg के, तो ये W1 है तो m1g होगा। m1 जो है मास है और g ग्रेविटी 9.8। अच्छा, फिर F1 का फार्मूला लगाया था हम लोगों ने, क्या, ma यानी m1 हो जाएगा। कौन से कानून से लगाया था, न्यूटन सेकंड लॉ। F1 की जगह m1 आएगा, क्योंकि हम जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से हमें बात पता है, पूरी दुनिया को पता है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या, दुनिया की कोई सी भी फोर्स हो, डेट इज इक्वल टू ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे F1 फोर्स रिजल्टेंट ए पर है तो उसका मास आएगा, उसका एक्सेलरेशन आएगा। तो आपने देखा कि इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन भी आ गया और टेंशन भी आ गया। लेकिन मसला एक है, एक इक्वेशन से 2 अननोन मालूम हो ही नहीं सकते। आज तक कोई ऐसे मैथमेटिक्स ही नहीं बनी कि जिससे जो है एक ही इक्वेशन से एट अ टाइम 2 अननोन के फार्मूले ड्राइव हो सकें। इसके लिए कितनी इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन चाहिए। अब क्या होगा बताइए, मोशन ऑफ बॉडी रोकना पड़ेगा यहाँ पे। अब मोशन ऑफ बॉडी, बॉडी बी की मोशन पे और कीजिए ज़रा, देखिए बॉडी भी आपके सामने, कितनी फोर्सेस अमल कर रही हैं इस पर, कौन बताएगा? 2 नहीं है, 3 है भाई, क्या हो गया? कितनी फोर्सेस है? एक तो वेट, नॉर्मल फोर्स किसे कहते हैं, सतह। अब आपने हाथ की सतह पे मैंने मार्कर रखा हुआ है, तो इस पर कितनी फोर्सेस है? 2। एक तो इसका वेट नीचे की तरफ है, तो नीचे क्यों नहीं जा रहा मार्कर? क्योंकि जो सतह है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, इसे कहते हैं नॉर्मल फोर्स या अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ द सरफेस भी कहते हैं, कैपिटल R से शो करते हैं। तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, ऊपर की तरफ। तो टेबल पे कोई भी चीज़ रखी हो तो उस पर नॉर्मल फोर्स तो लगती ही लगती है। तो R नॉर्मल फोर्स है जो सतह लगा रही है, वेट नीचे की तरफ। तीसरी कौन सी फोर्स है, टेंशन की तरफ। अच्छा, वेट चाहता है कि बॉडी नीचे जाए, R चाहता है बॉडी ऊपर। बॉडी ना तो नीचे जा रही है ना ऊपर, इसका मतलब है दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करने हैं।
तो वाहिद रिजल्टेंट फोर्स क्या बची? टेंशन। टेंशन। तो बॉडी बी पे जो वाहिद फोर्स है डेट इज टेंशन। लेकिन देयर आर 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी बी। देयर आर 3 फोर्सेस। There are 3 forces acting on body B. Yes. कौन कौन सी? नंबर 1 वेट, W2 डाउनवर्ड नीचे की जानिब, नंबर 2 नॉर्मल फोर्स R अपवर्ड, और तीसरी कौन सी? टेंशन इन स्ट्रिंग। ये किस तरफ है? सीधी जा रही है तो स्ट्रेट। टेंशन टूवर्ड्स पुली। क्या लिखेंगे? तभी तो पुली की तरफ भागेगी बॉडी। टूवर्ड्स पुली, टूवर्ड्स पुली। नहीं तो अब ये तय है कि वेट और नॉर्मल फोर्स तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, क्योंकि मोशन इस डायरेक्शन में है ही नहीं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है फिजिक्स में। चूँकि यहाँ पर दोनों फोर्सेस एक दूसरे के असर को ख़त्म कर रही हैं, लिहाजा इनका रिजल्ट क्या हो गया? 0 हो गया। आप कुछ अब यहाँ से रस्सा खींच रहे हो, कुछ वहाँ से रस्सा खींच रहे हो, दोनों तरफ वो पसीने से शराबोर हो गए। दोनों पार्टियाँ रस्सा खींच के। रस्सा कहाँ पर है? बीच में ही है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या है? 0। तो इसका ये मतलब नहीं कि फोर्सेज नहीं लग रही, फोर्सेज तो लग रही हैं, लेकिन उनका रिजल्ट क्या बन रहा है? 0 बन रहा है। तो रिजल्ट इनका 0 हो गया। तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, ख़त्म कर रही हैं, कैंसिल आउट कर रही हैं। तो फिर क्या बचा? सिर्फ टेंशन बचा। नहीं लाइन से लिखें, हेयर वेट इज बैलेंस्ड विद नॉर्मल फोर्स। हेयर यहाँ पर, हेयर यहाँ पर कॉमा डालें, फिर लिखें वेट ऑफ बॉडी बी, वेट ऑफ बॉडी बी, बॉडी बी का जो वज़न है, वेट ऑफ बॉडी बी, बॉडी बी इज बैलेंस्ड with the normal force, with the normal force। एस जुमला जारी है, क्योंकि वजह क्या है इसकी? इसका मतलब है क्योंकि एस कॉमन ही आएगा। एस बॉडी बी डज नॉट मूव along these directions, these directions। क्या मतलब है भाई इस जुमले का? 2 डायरेक्शंस हो गई ना, एक ऊपर की तरफ हो गई और एक, तो बॉडी बी तो इनमें से किसी डायरेक्शंस में मूव ही नहीं कर रही। अगर इनमें से किसी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ किसी एक डायरेक्शन में मूव करती तो इसका मतलब है कि फिर वहाँ पे रिजल्ट बनता। तो इसका मतलब है दोनों कैंसिल नहीं करते, लेकिन यहाँ पे तो जाहिर है इस डायरेक्शन में मूव ही नहीं कर रही बॉडी, लिहाजा इन दोनों का असर क्या हो गया? 0 हो गया। तो बॉडी तो इस तरफ जा रही है टुवर्ड्स द पुली, तो इसका मतलब है रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी? टेंशन। फुल स्टॉप के बाद जुमला लिखें, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन बॉडी बी, द रिजल्टेंट फोर्स, ये क्या लिखा है? रिजल्टेंट फोर्स भी तो आएगा साथ में। रिजल्टेंट फोर्स ऑन बॉडी बी इज only the tension, is only the tension in string, बस। तो अब लिखे नहीं ऐसे, तो ये तय हो गया। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या बनी भाई? एक ही बनी, F इज इक्वल टू वॉट? टेंशन। अब यहाँ F के साथ क्या लगा देंगे? 2। भाई यही बची ना टेंशन वाली फोर्स। अब क्या होगा देखें, न्यूटन सेकंड लॉ मोशन लगाना पड़ेगा। न्यूटन का दूसरा कानून, वेट तो आया ही नहीं ना यहाँ पे कि mg लगाते, तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था? फ्रॉम न्यूटन्स, ये रीज़न लिखने चाहिए, इससे एक अच्छा असर जाता है। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन,
याद रहे सेकंड लॉ तो है मोशन का ही है। क्या हो गया? यस F2 की जगह क्या आ जाएगा बोले? M2A इज इक्वल टू टी, क्योंकि हम जानते हैं कि F बराबर है किसके? M के। दुनिया की कोई सी भी फोर्स M के बराबर होगी न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक। तो F2 फोर्स लग रही है B पर, तो उसका मास M2 आएगा, एक्सेलरेशन है। इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए दो इक्वेशंस बन गई, दोनों में एक्सेलरेशन और टेंशन मौजूद है। अब इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आपने एक्सेलरेशन और टेंशन निकालना है। पहली हेडिंग क्या होगी बताइए? फॉर एक्सेलरेशन निकालेंगे, उसके लिए बॉडी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जमा कर लेंगे, तो माइनस का टी प्लस का टी कट जाएगा, ए निकल आएगा। हेडिंग होगी अब आपकी फॉर, पहले हेडिंग डालें फॉर ए का मतलब है एक्सेलरेशन, ए का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन। तो देखें यहाँ पे क्या होगा, लिखें एडिंग इक्वेशंस। कौन कौन सी इक्वेशंस ऐड होंगी? 1 और 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इक्वेशन 1 लगा दें ऊपर। इक्वेशन 1 क्या थी बोलिए? इक्वेशन 1 थी m1 इज इक्वल टू m1g माइनस जी, दिस इज द इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 यह सामने बोर्ड पर ही लिखी हुई m2 है इज इक्वल टू टी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब उसके नीचे लाइन लगाते हैं ना, आपको पता है इक्वेशंस को ऐड करने वाले हैं, तो इसको ऐड करना है, प्लस करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्या ये ऐड हो सकते हैं? m1 है m2 है, ये तो ऐड नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ बेस m1 है m2 है। तो क्या होगा देखिए, m1 है प्लस m2 है को आगे खिसका के लिखिए हॉरिजॉन्टली, और यहाँ क्या होगा? प्लस का टी और माइनस का टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा राइट हैंड साइड पे? सिर्फ m1g। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? यू कैन सी ए कॉमन है। तो देखें यहाँ क्या होगा, एक्सेलरेशन कॉमन चला गया तो m1 बचेगा, प्लस यहाँ से एक्सेलरेशन कॉमन जाएगा तो m2 बचेगा, ए कॉमन चला गया, और राइट हैंड साइड पे मौजूद है m1g। अब क्या होगा? अब ये एक ब्रैकेट मल्टीप्लाई में दूसरे अब किस में चली जाएगी? डिवाइड में चली जाएगी। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू यस m1g, और ये m1 प्लस m2 कहाँ चला गया? डिवाइड में m1 प्लस m2। तो दिस इज फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, दिस इज द फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम। डिवाइड, हाँ डिवाइड। दिस एक्सप्रेशन गिव्स, अच्छा अगर लिखना है जुमला तो इस तरह लिखा करें, दिस एक्सप्रेशन गिव्स क्या? द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। किसका एक्सेलरेशन है? बॉडी ए का या बॉडी बी का? ये जल्दी बताओ। शाबाश, बॉडी ए का है और बॉडी बी दोनों का है। एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम लिखा हुआ है यहाँ। क्या लिखा हुआ है? सिस्टम लिखा हुआ है, तो दोनों का है ना भाई, एक का है, दोनों का ही है। जो ए का है वही बी का है, जो तेरा वो मेरा। ए इज इक्वल टू दिस। ये एक्सेलरेशन इस तरह निकल आएगा भाई, बिल्कुल इजी स्टेप्स है। ये डिवाइड में चला गया, थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स के कानून तो याद होते ही हैं हम लोगों को। अब एडिंग क्या होगी बताइए? फॉर टी, टेंशन निकालो भाई, टेंशन निकाल के टेंशन को फ़ौरन दूर कर दिया जाए। फॉर टी क्या करेंगे? उसके लिए टेंशन निकालना है तो एक्सेलरेशन को बढ़ाना पड़ेगा, याद है ना? जब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो उसमें टेंशन नहीं होना चाहिए, और जब टेंशन निकालेंगे तो उसमें समझ रहे ना बात को, ये असूल की बात है। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 क्या होगा बोले? इक्वेशन नंबर 1/2 इस तरह का जुमला लिखते हैं। तो लेफ्ट साइड से डिवाइड होगी और राइट साइड से होगी। मिटा दो नहीं, लिख लिया आप लोगों ने? तो इसका कायदा देखिए क्या है, पूरा मिटाना ही पड़ेगा। लेफ्ट साइड क्या थी इक्वेशन 1 की? m1a डिवाइडेड बाय उसकी लेफ्ट साइड थी m2a। फिर राइट साइड इक्वेशन 1 की थी, वालेकुम सलाम, m1g माइनस टी, और इसकी राइट साइड क्या थी? टी। सही ना भाई, लेफ्ट से डिवाइड हो गई और राइट से डिवाइड हो गई। क्या होगा अब यहाँ पे? ए से ए कट जाएगा, तो क्या बचेगा बोले? m1 अपॉन m2, और यहाँ क्या होगा? m1g माइनस टी। हाँ नहीं, ये प्लस या माइनस होगा तो इसको काट नहीं सकते, नहीं रूल है। अच्छा वो आपने बता दिया, मैं भूल गया था। ये टी से नहीं कट सकता। ये कब कट सकता है? जब यहाँ मल्टीप्लाई होता। क्या होता? तब ये टी से कटता। अब यहाँ माइनस या प्लस हो तो उसको काट नहीं सकते, रूल है मैथ, वरना मैथमेटिकल एरर हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे।